राम राज में शूद्र पठन पाठन करेगा तो अनर्थ न होगा तो क्या हो। ब्राह्मण विनय शर्मा को फांसी देने से ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा। कह रहा है कि शूद्र कुर्सी पर बैठ जाए तो पिछवाड़ा काट, और ब्राह्मण हत्या भी कर दे तो क्षमा है। ब्राह्मणों में विशेष गुण है होता है, इसलिए उन्हें हमेशा केंद्र में होना चाहिए, मतलब सर्वोच्च, मतलब मनुस्मृति के अनुसार भी सर्वोच्च। पूजिए विप्र शील गुण हीना, शूद्र न गुण ज्ञान प्रवीणा। माने अपने मुंह मियां मिट्ठू। बाबा साहब अम्बेडकर सबसे बड़े विद्वान थे, इसलिए जवाबदेही उन्हीं को मिली थी संविधान की रचना करने की, दूसरे ब्राह्मण समुदाय से क्यों नहीं। लेकिन बाबा साहब पूजिए नहीं, पूजिए शूद्र नहीं, न शुद्ध किसी भी तरह का, जिनमें अच्छे गुण है वो ब्राह्मण। तो आप में अच्छे गुण है और आप शूद्र समाज से हैं, तो आपको बड़े मठ का महंत क्यों नहीं बनाया जाता, आपको कॉलेजियम से जज क्यों नहीं बनाया जाता। पहली योग्यता है ब्राह्मण होना कॉलेजियम का, और दूसरी योग्यता है कि रिश्तेदार होनी। 99% कॉलेजियम में ब्राह्मण है और वही तय करते हैं कि अगला जज कौन। कहाँ उसमें अन्य जातियां हैं, तो वो तो संवैधानिक मूल्यों का हनन है, संविधान का यही सरासर उल्लंघन है। हाई कोर्ट के जज में हर तीसरा जज अंकल है, मतलब रिश्तेदार। ये कॉलेजियम की देन। सर आप में योग्यता नहीं है तो फिर क्या करेगा कोई। आप रेस लगा रहे हो तो रेस बराबरी की होनी चाहिए। एक आप कमजोर ट्रैक पर, खराब ट्रैक पर दौड़ा दीजिए और एक को एकदम स्मूथ ट्रैक पर दौड़ा दीजिए, आप फिर योग्यता की बात करिए। नौकरी मांगने वालों पर लाठी चलाई जा रही है और कुंभ स्नान और कांवड़ यात्रा करने वालों पर हेलीकॉप्टर से फूल वर्षा कराई जा रही है। सुई से हवाई जहाज तक एक खोज भारत में नहीं हुआ। सवाल यह है कि अभी कॉलेजियम सिस्टम को लेकर पूरे भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर में चर्चा तेज हो गई है। आरक्षण का विरोध करने वाले लोग कॉलेजियम सिस्टम पे अपनी चुप्पी क्यों साधे रहते हैं सर। हाँ बिल्कुल, देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। हमेशा आरक्षण की बात तो लोग करते हैं, लेकिन जो आरक्षण के लिए घातक जड़ है वो है कॉलेजियम। जड़ है और उस पर कोई बात नहीं करते। डाल पात पत्ता इधर उधर की चर्चा खूब करते हैं, आरक्षण की बात खूब करते हैं, जाति जनगणना की भी बात लोग बोल, लेकिन ये सब बराबरी का जो अधिकार है ये बिना कॉलेजियम के हटे नहीं होगा। और सच्चाई तो ये हमको तो लगता है कि वे कॉलेजियम को समझ भी पाते हैं कि नहीं, शायद नहीं समझ पाते हैं, इसलिए नहीं बोलते, या डर से नहीं बोलते कि कॉलेजियम के खिलाफ बोलेंगे तो न्यायालय में तो वही लोग बैठा है तो हमको लपेट देगा सब, किसी न किसी वो उसमें तो सजा हो जाएगी। तो इस तरह की बात है, वो कॉलेजियम पर नहीं बोलते, या तो जानकारी नहीं है या तो डरते हैं। दूसरी बात, कॉलेजियम सबसे बड़ा घातक है देश की, सबसे बड़ा घातक, चूँकि किसी भी देश की जो व्यवस्था है वो न्यायालय से है। किसी भी तरह का गलत होने से रोकना मतलब तमाम राष्ट्र की सुरक्षा की जवाबदेही न्याय। अगर कोई डरता है अपराध करने से, चोरी चोरी डकैती लूट मार काट हत्या या फिर घोटाला, तो डरता है तो सिर्फ न्यायालय से डरता है ना, और न्यायालय ही तमाम चीज़ों के लिए सजा देती है। और न्यायालय में ही जब पक्षपात हो तो फिर स्वाभाविक बात है कि सब बर्बाद होना तय है। कॉलेजियम देश के लिए सबसे बड़ा खतरा है, घातक है, सबसे बड़ी बीमारी है। अगर एकदम बिल्कुल साफ ठेठ भाषा में हम कहें तो एक जाति विशेष के 5 आदमी बैठेंगे और वो तय कर देते हैं कि अगला जज कौन हो। तो सर इसमें तो बहुजन समाज का भी फायदा है। यही विडंबना है। कैसे 5 लोग बैठकर अगर किसी को जज बना दे रहे हैं तो यहाँ तो ये नहीं कहा जा रहा है ना कि इस जाति के ही जज बनेंगे। अगर सभी जातियों को अगर उसमें 5 में शामिल कर दिया जाए तब तो बराबरी का हो गया, तब तो संवैधानिक नियमों का, संवैधानिक मूल्यों का सम्मान हो गया। लेकिन उल्टा है, उसमें सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मण जाति का, अन्य जातियों का कहाँ है। कॉलेजियम है तो सिर्फ ब्राह्मण, 99% कॉलेजियम में ब्राह्मण है और वही तय करते हैं कि अगला जज कौन। कहाँ उसमें अन्य जातियां हैं, तो वो तो संवैधानिक मूल्यों का हनन है, संविधान का यही सरासर उल्लंघन है। जब इतनी बड़ी बात है सर तो फिर बाकी हमारे बहुजन नेता क्या कर रहे हैं इस पे। हाँ, क्यों नहीं आवाज उठाते। बिल्कुल, एक रिपोर्ट पेपर में आई थी, वो मैं अपनी बात नहीं कह रहा, एक पेपर में है, ये हिंदुस्तान टाइम्स का कटिंग है मेरे हाथ में अभी, 3 मई 2014 को ये छपी थी। एवरी थर्ड हाई कोर्ट जज इज अंकल। देखिए ये हमारे नेता, कभी कोई बहुजन नेता, गैर ब्राह्मण नेता कभी इस
कोटेशन को नहीं कोट करते, कभी इस तरह की बात सदन में नहीं उठाते, चाहे विधानसभा हो चाहे लोकसभा हो या हिंदी में हमारे दर्शकों को बताएं इसे। मतलब इसका मतलब है एवरी थर्ड हाई कोर्ट जज, मतलब प्रत्येक तीसरा हाई कोर्ट के जज में हर तीसरा जज अंकल है, मतलब रिश्तेदार। ये कॉलेजियम की देन। क्या कलेक्टर में ऐसा है? आईएएस की बहाली होती है, डीएम साहब बनते हैं, क्या डीएम साहब में ऐसा है? नहीं मिलेगा आपको। दूसरा, आईएएस आईपीएस में नहीं मिलेगा, यूपीपीएससी बीपीएससी तमाम जो स्टेट गवर्नमेंट की संस्थाएं हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की, नहीं मिलेगा आपको इस तरह। वहाँ बजाते उसका वैकेंसी निकलती है, रिटेन टेस्ट एग्ज़ाम होता है, इंटरव्यू ली जाती है, फिर वो रिजल्ट आता है उसका। लेकिन कॉलेजियम में ऐसा नहीं। कॉलेजियम में ना वैकेंसी निकलती है, ना फॉर्म भरे जाते हैं, ना टेस्ट एग्ज़ाम होते हैं, ना इंटरव्यू होता है। बस सीधा एक पैनल तैयार किया जाता है कि ये 20 जजों को बहाल करनी है, और उस पर वो कॉलेजियम के 5 सदस्य मोहर लगाते हैं और वो जज बन जाते हैं। क्या है ये? क्या ये भारत की सर्वोच्च संस्था जो संविधान से चलती है और उसी संविधान की धज्जी उड़ा रहा है, तो भारत अन्य जगहों पर संविधान की क्या मूल्य? सर, आप में योग्यता नहीं है तो फिर क्या करेगा कोई? नहीं, योग्यता की बात नहीं, ये कहने की बात है। योग्यता नहीं है, चैलेंज मैं करता हूँ। अगर योग्यता की बात नहीं, चैलेंज करता हूँ। आप जितनी सिविल सर्विसेज एग्जाम्स हैं, आप इंटरव्यू हटाओ और तब एग्जाम लो, तब योग्यता की बात करो ना। और उसी तरह से कॉलेजियम सिस्टम हटाओ, भारतीय न्यायिक आयोग के माध्यम से आप एग्जाम लेकर के देख लो। आप एक बार एक टर्म कर इसका माने कर लो। मैं चैलेंज करता हूँ कॉलेजियम वालों को और इस चीज़ का समर्थन करने वालों को कि आप एक बार एग्जाम्पल के तौर पर आप करके देख लो, और फिर देखो कि हमारा प्रतिनिधित्व कितना आगे रहता है। हमारा बहुत ज़्यादा संख्या में हमारे आएंगे उसमें। क्योंकि अब वो बात, दूसरी बात एक और है कि इस तरह की बात, योग्यता की बात करने वाले लोग हर जगह शुरू से शिक्षा की नींव जहाँ से शुरू होती है, प्राइमरी एजुकेशन से लेकर के और अपर एजुकेशन तक, वहाँ पक्षपात किए हुए हैं। पर पक्षपाती व्यवस्था है, शिक्षा की दुई प्रणाली है, और तो वहाँ पक्षपात शुरू से लेकर के तमाम चीज़ों में। तो फिर योग्यता की बात करते हैं क्यों? बराबरी में दो। आप रेस लगा रहे हो तो रेस बराबरी की होनी चाहिए। एक आप कमज़ोर ट्रैक पर, ख़राब ट्रैक पर दौड़ा दीजिए और एक को एकदम स्मूथ ट्रैक पर दौड़ा दीजिए, आप फिर योग्यता की बात करिए। दूसरी बात है कि जब आप बराबरी का व्यवस्था देंगे, एग्ज़ाम का, बहाली की प्रक्रिया का, माने खुली बहाली का व्यवस्था देंगे, तब आइए ना योग्यता की बात करने। पहली योग्यता है ब्राह्मण होना चाहिए कॉलेजियम का। पहली योग्यता, संविधान एक कतई इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता, मतलब ये खुलेआम धज्जी उड़ा रहे संविधान का। वो पहली योग्यता है ब्राह्मण होनी चाहिए, और दूसरी योग्यता है कि रिश्तेदार होनी चाहिए। कॉलेजियम का यही सिस्टम। और इस बात को हमारे बहुजन समाज के लीडर क्यों नहीं आवाज़ उठाते? बिल्कुल बहुत राष्ट्र के लिए सवाल है। तो डरते हैं, वो देशद्रोही साबित कर देंगे, वो झूठे मुकदमों में फंसा देंगे, वो जेल भेज देंगे, वो हत्या कर देंगे। अंग्रेज की जो दमनकारी नीति थी, क्या आज नहीं है? आज नौकरी मांगने वालों पर लाठी चलाई जा रही है, और कुंभ स्नान और कांवड़ यात्रा करने वालों पर हेलीकॉप्टर से फूल वर्षा कराई जा रही है। वैज्ञानिक देश में कांवड़ यात्रा से और कुंभ स्नान से पैदा होगा। सुई से हवाई जहाज तक एक खोज भारत में नहीं हुआ। ये किसकी देन है? एक हमारे पास एक और पेपर है, ये लखनऊ से ही प्रकाशित है। ये पेपर है एनबीटी ब्यूरो, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्तियों में परिवारवाद और जातिवाद। क्या ये हमारे नेताओं को नहीं दिख रहा है? कितने बुज़दिल हो गए हमारे आज के नेता, उनमें लड़ने की क्षमता नहीं रही, वो कायर हो गए क्या? जानते क्या ये पेपर उनके हाथ में नहीं पड़ा होगा? क्या वो संसद भवन में बैठे हैं या तमाम चीज़ों में उनके साथ पक्षपात नहीं हो रहा है क्या? रोज होता है, आए दिन होता है। वो डरते हैं, बुज़दिल हैं, कायर हैं। क्यों दलित पिछड़ों को भी प्रतिनिधित्व नहीं देना चाहते? उनका ये षड्यंत्र है कि हमारा ही राज रहे हर मामले में, चाहे जैसे भी हो। ब्राह्मण दंड संहिता लिखने वाले उसी विचारधारा के हैं जिन्होंने लिखा ब्राह्मण दंड संहिता, जिसको हम आप मनुस्मृति कहते हैं जी। और इसको आप थोड़ा सा और अगर धार्मिक नज़रिए से देखिए तो एक ब्राह्मण के बहकावे में आकर, जिनको हम भगवान कहते हैं राम जी को, तो ब्राह्मण के बहकावे में आकर राम जी एक शिक्षक, एक अध्यापक की हत्या कर दी। शंभु। क्यों? वो शिक्षक कौन थे? वो शंभुक थे।
शूद्र, वो ऋषि सम्मुख थे, लेकिन चूंकि वो शूद्र समाज के थे, मतलब ओबीसी ईबीसी समाज, पिछड़ी जाति के समाज के थे, इसलिए वो एक ब्राह्मण ने राम जी के कान भरता है और कहता है कि जो अनर्थ हो रहा है वो इसी के कारण हो रहा है, क्योंकि शूद्र राम राज में शूद्र पठन पाठन करेगा तो अनर्थ न होगा तो क्या होगा। यही ना उनको राम जी को समझाया गया कि ब्राह्मण का बच्चा मर गया, चाहे कुछ यहाँ हो गया वो हो गया, तो ये इसके कारण हो रहा है जो हम लोग आपको पता नहीं था। ये देखिए, ये शूद्र जो है पढ़ रहा है और पढ़ा रहा है, इसके कारण ये अपशगुन हो रहा है। और राम बिना किसी विचार के, बिना किसी ऊंच नीच, मानवता इंसानियत मूल्यों को ध्यान में रखते हुए, बिना किसी, और उनकी हत्या कर दी बहकावे में आकर। यही आज भी भारत में हो रहा है, यही हो रहा है ना। बिहार के विधानसभा में कहा गया कि एक शूद्र का बेटा मुख्यमंत्री बनेगा तो गंगा में आग न लगेगी तो क्या होगा। और आज भी सब लोगों के साथ पक्षपात तो हो या, लेकिन कोई बोलते नहीं इन बातों पर। कॉलेजियम कितना घातक हमारे लिए है, और जब हमारा न्यायालय ही नहीं रहेगा सही तो फिर न्याय कहाँ मिलेगा। तो ये तमाम चीज़ें हैं, और अब उसका असर देखिए कहाँ कहाँ है। उसका असर है आपको, जब न्यायिक व्यवस्था सही नहीं होगा तो खीरा चोर जेल में, हीरा चोर बाहर नहीं। आप जो निर्दोष है वो जेल में, जो निर्दोष है वो फांसी पर, और जो दोषी है वो सब बाहर बरी हो जाएगा, क्योंकि वहाँ फैसला देने वाले, जजमेंट करने वाले ही खुद पक्षपात के शिकार हैं, वो खुद पक्षपाती हैं, तो दूसरे को क्या न्याय देंगे। जी सर, मनुस्मृति की बात चल रही थी। मनुस्मृति में ब्राह्मणों को मतलब सजा देने का प्रावधान नहीं है, तो क्या ये भी एक कारण हो सकता है कि अगर दलित, पिछड़े, ओबीसी, एससी, एसटी के लोग अगर जज बनने लगेंगे, अगर किसी जाने अनजाने में ब्राह्मण पंडितों से अगर कोई अपराध या घटना घट जाएगी तो उन्हें भी सजा मिल सकती है संविधान के आधार पर और भारतीय न्याय संहिता के आधार पर। तो क्या इस चीज़ से डरते हैं कि अधर्म हो जाएगा? हाँ बिल्कुल, वो चाहते हैं कि हम दुनिया का सारा कुकर्म करें, दुनिया का सारा व्यभिचार करें, कुकृत्य करें, हम लूट खसोट मार काट सब करें। वो ईश्वर के नाम पर ठग करके खाते हैं, दान दक्षिणा पैसा कौड़ी सब लेते हैं, और कहते हैं कि पुण्य का काम है, ये पुण्य का काम है। तो हम भी संस्कृत से अगर एमए कर लिए तो क्यों ना हम नहीं पूजा पाठ करा सकते। कॉलेजियम सिस्टम को इसलिए ही नहीं खत्म किया जा रहा है क्योंकि सबसे बड़ा मजबूत जो बेस कहिए, जो पिलर कहिए, वो है न्यायालय, और उसी पर उनका कब्जा है, और उसके आधार पर देश की तमाम संवैधानिक मूल्यों पर कब्जा है उनका। आप ये देख लीजिए, शासन सत्ता देख लीजिए, मीडिया हाउस देख लीजिए, चाहे तमाम संवैधानिक संस्थाएं देख लीजिए, पठन पाठन का जितना अध्ययन अध्यापन का केंद्र है, चाहे यूनिवर्सिटीज़ है, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है, शोध संस्थान है, सब पर एक जातीय कब्जा है, मैक्स 99%। अब देखिए, उसमें एक निर्भया कांड हुआ था, याद होगा आपको, 2012 में दिल्ली में 2012 में निर्भया कांड होता है। एक निर्भया नाम की लड़की है जिसके साथ बलात्कार होता है, उसकी हत्या होती है, जघन्य अपराध, माने रेयरेस्ट ऑफ द रेयर, माने उस तरह का होता है। तो उसके साथ जब फांसी की सज़ा होती है तो ब्राह्मण महासभा, माने हिंदूवादी संगठन, ब्राह्मणवादी संगठन, वो बैनर पोस्टर लेकर के सड़क पर उतरते हैं, सुप्रीम कोर्ट के सामने, संसद भवन के सामने, राजपथ पर, इंडिया गेट के पास, और वो बैनर पोस्टर लेकर के, उसमें से एक तस्वीर है हमारे पास, उसमें से वो कह रहे हैं, ये मुकेश जैन है, अध्यक्ष हैं, ये ब्राह्मणवादी संगठन के अध्यक्ष हैं, और वो कहते हैं कि महामहिम राष्ट्रपति जी, ब्राह्मण विनय शर्मा को फांसी देने से ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा। ये मनुस्मृति की बात हो गई है ना। ये खुलेआम मनुस्मृति, मनुविधान को मानने वाले लोग अगर यहीं पर अगर दूसरे किसी जाति के होते तो क्या वो ऐसा लिखते कि दलित हत्या, माने ब्रह्म हत्या की जगह दलित हत्या का पाप लगेगा, ग्वाल हत्या का पाप लगेगा, यादव हत्या का पाप लगेगा, कुर्मी हत्या का पाप लगेगा, पिछड़ी हत्या का पाप लगेगा, ऐसा लिखते क्या? आज तक ऐसा कोई एग्जाम्पल नहीं। लेकिन ऐसा एग्जाम्पल ब्रह्म हत्या एक जगह नहीं, सैकड़ों हजारों उदाहरण हैं, और धर्म ग्रंथ में भी है। मनुस्मृति में साफ साफ लिखा है कि ब्राह्मण किसी भी तरह का
कुकर्म करता है, इवन हत्या करता है, तो भी उसको इस तरह से करके क्षमा कर। लेकिन उसी जगह अन्य उस सबको सजा है, उस मनुस्मृति में सबको सजा दी गई है। छोटे छोटे मतलब आप अब देखिए इसको देखिए कैसे कॉलेजियम और मनुस्मृति की कितनी कुव्यवस्था है। आप देखिए कह रहा है कि शूद्र कुर्सी पर बैठ जाए तो पिछवाड़ा काट, कुर्सी पर बैठ जाए तो पिछवाड़ा काट दो, और ब्राह्मण हत्या भी कर दे तो क्षमा। देखिए दूसरी तरफ कह रहा है कि शूद्र वेदोच्चारण कर ले, वेद का उच्चारण कर ले मतलब पढ़ ले, किसी चीज को पढ़ ले, खाली वेद क्या, तो उसकी जीभवा काट लो, और ब्राह्मण उसी मंत्रोच्चार करके उसी शूद्र से दान दक्षिणा पैसा ठग ले, खा ले, ले मंदिर में चढ़ावा ले ले, चाहे मंत्रोच्चारण कर्मकांड के नाम पर ले ले, तो वो पुण्य है। देखिए कितना माने अमानवीय व्यवहार है, कितनी घिनौनी व्यवस्था है ये, कितनी खतरनाक घातक को व्यवस्था है ना। एक तरफ कह रहे हैं कि पढ़ ले वो अपने जीभ से तो उसका जीभ काट लो, और एक तरफ आप ही पढ़ के सुना रहे हैं तो उसे दक्षिणा खाने में, आपको उसे दान दक्षिणा लेने में पुण्य हो रहा है। देखिए अच्छा, तो उसके बाद है कि कोई सुन ले, कोई मंत्रोच्चार वेद पुराण पठन पाठन सुन ले तो कान में शीशा पगला कर डाल दो, है ना, धर्म ग्रंथ में, मनुस्मृति में, मनु विधान में। और दूसरी तरफ आप कुंभ में बुला करके स्नान करवा रहे हैं, आप वहाँ मर्डर करवा रहे हैं, आप माइक बड़े बड़े भोंपू लगा करके, आप डीजे बड़े बड़े बजा करके, आप जुलूस बड़े बड़े निकाल करके, चाहे वो राम का यात्रा, राम का जुलूस, रामनवमी का जुलूस हो तब, चाहे कांवर का जुलूस हो तब, उस पर आप हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा कर रहे हैं, तो क्या वो कान में आप सुना रहे हैं, तो यहाँ पुण्य हो गया। मतलब देखिए कितना पक्षपात है। मतलब वहाँ शिक्षा, होशियारी, समझदारी, विद्वता की बात है, पढ़ोगे तो बढ़ोगे की बात है, तो वहाँ गलत है। वो पढ़ने नहीं देना चाहते, वो बढ़ने नहीं देना चाहते, और दूसरे तरफ अंधविश्वास पाखंड में ढकेल करके उसी चीज को सुना रहे हैं, तो ये पुण्य का काम है। ब्राह्मणों में विशेष गुण है। और इतना ही नहीं, मेरे पास ये पेपर की कटिंग है, मैं आपको बता रहा हूँ कि ये क्या कह रहे हैं। ये पेपर है पत्रिका.com में देखा जा सकता है, उज्जैन में छपी हुई है, ये 25 जुलाई 2019 का पेपर है। इसमें वो कह रहे हैं कि ब्राह्मणों में विशेष गुण होता है, इसलिए उन्हें हमेशा केंद्र में होना चाहिए, मतलब सर्वोच्च, मतलब मनुस्मृति के अनुसार भी सर्वोच्च। पूजिए विप्र शील गुण हीना, शूद्र न गुण ज्ञान प्रवीणा। ये लिखने वाले भी तो ब्राह्मण ही ना, माने अपने मुंह मियां मिट्ठू। क्या बाबा साहब अम्बेडकर सबसे बड़े विद्वान थे, इसलिए जवाबदेही उन्हीं को मिली थी संविधान की रचना करने के लिए, दूसरे ब्राह्मण समुदाय से क्यों नहीं। लेकिन बाबा साहब पूजिए नहीं, पूजिए बाबा साहब नहीं, पूजिए शूद्र नहीं, न शूद्र हैं, पूजिए विप्र। और ये उसी विचारधारा वाले लोग हैं जो कहते हैं विशेष गुण। अब विशेष गुण है तो जरा भारतीय न्यायिक आयोग की खुलेआम बहाली, खुली बहाली निकालिए, जैसे IAS IPS का निकालते हैं, सिविल सर्विसेज का, उसे निकालिए। ये ब्राह्मण जज कहते हैं, ये कह रहे हैं कि पूर्व जन्मों के अच्छे कर्म के अनुसार ब्राह्मण 2 बार जन्म लेते हैं। ये जज हैं, ये कॉलेजियम से बहाल किए हुए जज हैं। आज ज्ञान विज्ञान और संविधान का युग है। ये दुनिया की कोई ताकत, कोई विज्ञान, कोई व्यवस्था कैसे साबित करेगी कि 2 बार जन्म होता है, पुनर्जन्म होता है। ये देखा किसने सर? किसने देखा है? और ये जज हो करके जब इस तरह की मनगढ़ंत और कपोल कल्पित झूठी बकवास कोड़ी ये बात बोल रहे हैं, तो इनसे न्याय की उम्मीद किया जा सकता है क्या? और इतना ही नहीं, ये अब देखिए कैसे ये क्या कह रहे हैं। ये कह रहे हैं कि किसी भी तरह का जिनमें अच्छे गुण है वो ब्राह्मण, तो आप में अच्छे गुण हैं और आप शूद्र समाज से हैं, तो आपको बड़े मठ का महंत क्यों नहीं बनाया जाता? आपको कॉलेजियम से जज क्यों नहीं बनाया जाता? ये इस तरह के मनोविधान, मनुस्मृति को मानने वाले, और उस आर में, धर्म की आर में, हिंदुत्व की आर में, एकदम ऐसे समझिए उसको कि भेड़िए की खाल में भेड़, भेड़िए की खाल में भेड़, मतलब उस हिंदुत्व की खाल में ये ब्राह्मणत्व है, ब्राह्मण धर्म है, एक जाति वर्ण का वर्चस्व है, और जो सर्वोच्च संवैधानिक रीढ़ पर कब्जा किए हुआ है न्यायालय पर, तो भारत की तमाम अन्य संसाधनों का क्या दुरुपयोग और दोहन हो रहा है, इसी से छुपा है। नहीं। आज आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी का उठा करके आंकड़ा देख लीजिए, उसमें
45 सेंट्रल यूनिवर्सिटी है पूरे भारत भर में। जी 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जितने प्रोफेसर्स हैं 1% भी ओबीसी नहीं, शेड्यूल कास्ट आधा परसेंट नहीं, शेड्यूल ट्राइब आधा परसेंट। कहाँ है संविधान? ये किसके कारण है? क्योंकि हमारा न्यायालय ही खराब है, कॉलेजियम सिस्टम के कारण ये तमाम ये भेदभाव। अच्छा सर, लास्ट इसी विषय को लेकर लास्ट सवाल पूछ लेते हैं। इसके पीछे जिम्मेवार आप किनको मानते हैं? इनके पीछे अगर हम बात करें तो सदन जो है, सदन संसद भवन देश का सर्वोच्च सदन ही नियमावली बनाती जी विधायिका है, और विधायिका जब वहाँ से करे कानून बना करके और उसको इम्प्लीमेंट करने का आदेश देती है तो मजबूरन न्यायपालिका कार्यपालिका सबको पालन करना होता है। जब वही गलत हो, वही गलत लोग बैठे हों जो कोई अपने जातीय चश्मे में डूबे हुए हों, अपने जातिवाद को मजबूत करने में कोई लगा है, कोई उनके चापलूसी चमचई में अंधभक्ति में कोई लगा हुआ है, कोई डर के या कोई अपने निजी स्वार्थ मलाई खाने के चक्कर, तो कैसे कानून, कैसे कड़ाई से पालन होगा, कैसे कार्य कानून होंगे? ये भारतीय न्यायिक आयोग आज तक इम्प्लीमेंट नहीं होने का कारण एकमात्र है कि हमारा संसद करे स्टेप नहीं उठा रहा है। हमारा संसद भवन में बैठे सांसद वो इसके प्रति ईमानदार नहीं है। अगर वो ईमानदार हो तो निश्चित रूप से भारतीय न्यायिक आयोग सुचारू हो जाएगी, और जब वो सुचारू होगी कॉलेजियम अपने आप हट जाएगा, तब न्याय व्यवस्था सुचारू होगी और तमाम संवैधानिक संस्थाएं स्वतः अच्छे काम करेंगी। हाँ, तो साथियों, ये तमाम विषय पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप और अपने परिवार का ख्याल रखें। जय अर्जय, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिएगा। धन्यवाद।